बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। एक समय था 1930 के दशक में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े गहरे कर्ज में डूबे हुए थे। नेशनल हेरल्ड अखबार, जिसे उन्होंने 1938 में छापना शुरू किया, इस आग्रह के साथ स्वतंत्रता संकट में है, अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करें। ये आजादी जीतने के लिए आवाज बनी, जहां स्वतंत्रता सेनानी अपने ख्यालात आम जनता तक पहुंचा सकें। पंडित नेहरू भी उसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए ऑप एड लिखते थे। ये वो दिन थे जब नेहरू को कांग्रेस ने थोड़ा अलग कर दिया था। जब सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के उम्मीदवार को हराकर कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, मगर अंग्रेज खबर को अक्सर सेंसर करते थे और कभी तो पूरा का पूरा प्रिंट रन भी जब्त कर लेते थे। समस्या इतनी गंभीर हो गई थी कि नेहरू महीनों की उधार पगार देने के लिए अपना घर बेचने के लिए भी तैयार थे। मैं नेशनल हेरल्ड को किसी भी हालत पर बंद नहीं होने दूंगा, भले ही मुझे इलाहाबाद में अपने परिवार का घर ही क्यों ना बेचना पड़े। एक बार तो अपनी व्यवसायिक कौशलता की कमी के बारे में मजाक तक किया, हमें बनियागिरी नहीं आई, इशारा करते हुए हिंदुस्तान टाइम्स की ओर, जो बिजनेसमैन जीडी बिरला सफलतापूर्वक तरीके से चलाने में सफल रहे। नेशनल हेरल्ड के पास कोई मजबूत वित्तीय सहायता नहीं थी, 5000 स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़कर, जिसमें से हर एक ने अखबार में पैसे डालकर उसके शेयर धारक बने। हेरल्ड न सिर्फ भारतीय प्रेस पर ब्रिटिश राज के दबाव से बचा अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, बल्कि आजादी के पश्चात भी प्रकाशित करता रहा और प्रधानमंत्री नेहरू भी उसमें लिखते रहे। जिस चीज को नेहरू ने इतने जोश के साथ जिंदा रखा, उसे 2008 में उनके परपोते राहुल गांधी ने बिना ध्यान दिए बंद कर दिया। तब तक इसकी रोजाना बिक्री 5000 नग तक गिर चुकी थी और इसके शेयर धारक 1057 तक। हालांकि 2000 से 2008 के दौरान बंद होने के अंतिम दशक में अखबार को चालू रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 90.25 करोड़ तक का असुरक्षित ब्याज मुक्त कर्ज दिया नेशनल हेरल्ड की मूल कंपनी एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड AJL को। आमतौर पर जब कोई कंपनी बंद होती है तो कंपनी की संपत्ति को कर्ज चुकाने के लिए बेचा जाता है। हालांकि इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पटना, पंचकुला और हरियाणा में 800 करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद दिल्ली के हेरल्ड हाउस में ही 10,000 स्क्वायर मीटर की जगह है, जिसकी कीमत आसानी से 90 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बजाय प्रकाशन बंद होने के 2 साल बाद 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड नामक एक कंपनी को स्थापित किया गया, गांधी परिवार के 2 वफादार सुमन दुबे और सैम पित्रोदा द्वारा। 1 महीने बाद राहुल और बाद में सोनिया गांधी को शामिल करके 38% दिए गए और दुबे और पित्रोदा बाहर हो गए। गांधी परिवार के प्रवेश के बाद नई कंपनी यंग इंडिया ने कांग्रेस पार्टी को 50 लाख रुपए का भुगतान किया और नेशनल हेरल्ड के पेरेंट एसोसिएटेड जनरल्स को दिया गया कांग्रेस द्वारा पूरा 90 करोड़ लोन का मालिक खुद बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि नेशनल हेरल्ड, जिसे कांग्रेस पार्टी को 90 करोड़ चुकाना था, उसे अब नई कंपनी को 90 करोड़ चुकाना होगा। इसके तुरंत बाद नेशनल हेरल्ड AJL ने अपनी पूरी इक्विटी यंग इंडियन को सौंप दी। एक ही झटके में कर्जा साफ हो गया और सारी संपत्ति का मालिक गांधी परिवार के स्वामित्व कंपनी बन गई। किसी को इसके बारे में भनक भी नहीं पड़ती अगर दोस्त बने दुश्मन बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में जनहित में जारी याचिका दायर नहीं की होती। उन्होंने 800 करोड़ की संपत्ति के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए दिए। 2014 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने भी कांग्रेस को फटकार लगाई। यंग इंडियन लिमिटेड धोखा या ढांकने के लिए बनाई गई, सार्वजनिक धन को निजी इस्तेमाल करने के लिए। हालांकि ईडी को कोई गलत नजर नहीं आया और जनवरी 2015 में मामले को बंद कर दिया। लेकिन चंद महीनों बाद उसी साल अगस्त में फिर से खोला गया, स्वामी द्वारा प्रधानमंत्री को खत लिखने के बाद, जिसमें उन्होंने ईडी निदेशक राजन काटोच पर आरोप लगाए, जिन्हें बाद में ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया गया। बाद में पटियाला हाउस कोर्ट 2015 में नेशनल हेरल्ड मामले में सोनिया और राहुल को जमानत दी। हालांकि उनका फरवरी 2016 में मामले को रद्द करने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। AJL के 2 प्रमुख शेयरधारक पूर्व कानूनी मंत्री शांति भूषण और इलाहाबाद और मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्कंडे काटजू, दोनों जिन्हें अपने पिता के नाते शेयर मिले थे, आरोप लगाया, मेरे पिता विश्वामित्र के पास AJL के शेयर थे, ट्रांसफर के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया था। अगर ऐसा है तो ये कंपनी अधिनियम का उल्लंघन है
हालांकि कांग्रेस के वकील इस आरोप का खंडन करते हैं। हमने एजेएल के हर एक शेयर धारक को नोटिस भेजा और हमारे पास इसका रिकॉर्ड है। और फिर ये बताया, किसी ने आपत्ति नहीं जताई स्वामी जी को छोड़कर, जो खुद शेयर धारक नहीं है। क्योंकि स्वामी शेयर धारक नहीं, इसलिए तकनीकी तौर पर उन्हें मामले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं, सिवाय अगर वो जनहित में हो। और जनहित का दृष्टिकोण इस आधार पर मिला कि सरकार ने एजेएल को 1962 में मामूली कीमत पर जमीन आवंटित की, विशेष रूप से प्रेस चलाने के लिए। विवादों से घिरे राहुल गांधी जून 2017 में उन्होंने नेशनल हेराल्ड का प्रिंट एडिशन लॉन्च किया, एक साप्ताहिक अखबार के रूप में, जिसे बाद में डिजिटल भी बनाया। पूरी संभावना है कि ऐसा किया गया उन संपत्तियों को बचाए रखने के लिए जो उन्हें विशेष रूप से समाचार पत्र चलाने के लिए दी गई थी। लेकिन केंद्र सरकार ने नवंबर 2018 में उनका 56 साल पुराने हेराल्ड हाउस का लीज समाप्त कर दिया और एजेएल को वहां से निकालने का फैसला लिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामला गंभीर मोड़ पर है। अगर व्यवहार कानूनी पाया जाता है तो आईटी विभाग राहुल गांधी से यंग इंडिया की 48% संपत्ति पर कर का भुगतान मांगेगा। अगर कानूनी नहीं तो वो धोखाधड़ी के आरोप में फंस सकते हैं। जरूर वो आईटी आदेश को चुनौती दे सकते हैं और जीतने की आशा भी है, क्योंकि लाभ व्यक्तिगत रूप से गांधी परिवार को हुआ ही नहीं, क्योंकि दोनों एजेएल और यंग इंडियन गैर लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किए गए थे, कंपनी एक्ट 1913 और 1956 क्रमशः की धारा 25 के तहत, जिसका एक लौता उद्देश्य निर्दिष्ट गतिविधियों को बढ़ावा देना है। कंपनी ना ही अपनी संपत्ति बेचकर शेयरधारकों को आय बांट सकती है, ना ही उन्हें कोई लाभांश या वेतन देने की अनुमति है। जबकि गांधी परिवार को इससे कुछ लाभ नहीं होता, तो घूम फिर कर काम करने का क्या मतलब? ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक अजीब मामला है जिसमें कोई मनी ही नहीं। ईडी ने फिर भी मई 2020 में मुंबई की आलीशान बांद्रा में नेशनल हेराल्ड की एक 16.38 करोड़ रुपए की 9 मंजिला इमारत के एक हिस्से को जब्त कर लिया है। और सवाल उठा रहे हैं कि यंग इंडियन ने कोलकाता की एक अनजान कंपनी से जो 1 करोड़ का कर्ज लिया, वो क्या हवाला एंट्री थी? एक दावा जिसका गांधी परिवार के वकील पी चिदम्बरम ने खंडन किया। उन्होंने 1 करोड़ चेक से लिए और 1 करोड़ चेक से लौटा दिए। लेकिन क्या अनुसूचित अपराध दर्ज किए बिना ईडी गांधी परिवार को सवालात कर सकता है? आगे जो कुछ भी हो, गांधी परिवार के लिए किस्सा बहुत हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि जनता की नजरों में उनकी छवि और भी खराब हो सकती है। बिस्बो की शायरी। नेशनल हेराल्ड अखबार बना सर का भार, नेहरू का सपना बना सर पर लटकती तलवार। इस विरासत के लिए आगे गांधी परिवार। बिस्बो कहता ठीक नहीं, अपनों में टकराव। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।